दोस्तों, एक लड़के की शादी बहुत ही पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत लड़की से तय हो जाती है। अपनी इस शादी को लेकर वो इतना ज़्यादा उत्सुक होता है कि वो शादी से पहले ही एक नई कार खरीद लेता है और बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लेकर घर को भी बहुत अच्छे से बना लेता है। घर में हर चीज़ की सुविधा कर लेता है जिससे कि उसकी होने वाली पत्नी को कोई परेशानी ना हो और ऐशो आराम के साथ वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन दोस्तों, जब शादी होने में सिर्फ 5 दिन रह जाते हैं तो वो लड़की शादी करने से इनकार कर देती है। उसके बाद वो लड़की कहीं और ही शादी कर लेती है और वो बेचारा लड़का बुरी तरह से कर्जे में फंस जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। बैंक वाले उसे लोन के चलते परेशान करते हैं। उसे नोटिस भेजते हैं कि बैंक का लोन चुका दो वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, वो नोटिस देखकर हड़बड़ा जाता है और जल्दी जल्दी में बैंक पहुंचता है। जैसे ही बैंक मैनेजर के सामने जाता है तो मैनेजर को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों मैनेजर वही लड़की होती है जिसने शादी से इनकार करके लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की। एक लड़का जिसका नाम विजय कुमार होता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। विजय की शादी एक बेहद ही पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत लड़की से तय हो जाती है जिसका नाम राधिका होता है। जब विजय की शादी राधिका से तय हो जाती है तो विजय बहुत ही खुश होता है। शादी को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है क्योंकि राधिका पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी थी। सभी गुण उसमें भरपूर थे। शादी से पहले ही एक नई कार खरीदता है, घर में हर चीज़ की सुविधा कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जब शादी में सिर्फ 5 दिन बचते हैं तो राधिका का एक रिजल्ट आता है। आईबीपीएस में वो पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करके सीधा बैंक में मैनेजर बन जाती है। अब वो मैनेजर बन जाती है तो उसके माता पिता की सोच बदल जाती है। उसके माता पिता, भाई बहन और सभी रिश्तेदार उससे कहते हैं कि तुम तो अब बैंक में मैनेजर बन गई हो, क्या तुम अभी भी उस प्राइमरी स्कूल के टीचर से शादी करोगी? तो वो जवाब देती है कि तो क्या हुआ, शादी तय होने से पहले तो मैं कोई नौकरी नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों और परिवार वालों का इसमें इतना खास रोल हो जाता है कि वो शादी तुड़वाने का मन बना लेते हैं। अब उधर जो लड़का होता है विजय कुमार, वो खबर को सुनते ही और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो पहले से ही राधिका से बातचीत होती रहती थी। अब वो सोचता है कि चलो राधिका को कॉल करके बधाई दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब वो मुबारकबाद देने के लिए कॉल करता है तो उसकी कॉल नहीं उठाई जाती। 3-4 बार कॉल ट्राई कर लेता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर सोचता है कि उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, बधाई देने वाले और भी बहुत से लोग आ रहे होंगे और वैसे भी घर में शादी का माहौल है, 4-5 रिश्तेदार भी इकट्ठा होंगे तो शायद ज़्यादा ही व्यस्त होगी, इसलिए मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। अब वो शाम तक का इंतज़ार करता है और फिर से फ़ोन लगा लेता है। इस बार वो फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन अपने पापा को पकड़ा देती है। बोलती है कि पहले आप पापा से बात कर लो। अब राधिका के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है, आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारी बेटी ने एग्ज़ाम पास कर लिया है और वो बैंक मैनेजर बनने वाली है। तो विजय बहुत खुश होता है, बोलता है कि हाँ पापा, मुझे मालूम है। तो पापा कहते हैं कि ये शादी जो अभी 5 दिनों के बाद होने वाली थी, तो ये शादी फ़िलहाल हम नहीं कर सकते हैं। अब ये बात सुनते ही विजय शॉक्ड रह जाता है। उसके पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। पूछता है, पर क्यों चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं कि ऐसी बात है कि राधिका अभी ट्रेनिंग पर जाएगी, उसके बाद नौकरी ज्वाइन करेगी। इस सब में साल 6 महीने का समय तो लग ही जाएगा। इसके बाद हम राधिका की शादी करने के बारे में सोचेंगे। तो विजय कहता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है चाचा जी, लेकिन शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। वो चाहे ट्रेनिंग पर जाए या नौकरी पर, मैं कभी उनके काम के बीच में नहीं आऊँगा, मैं कभी उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन आप ये शादी तो हो जाने दीजिए, हमारी इज्जत का सवाल है। सभी रिश्तेदारों में शादी के कार्ड बच चुके हैं, सभी कुछ बुकिंग हो चुका है। लेकिन राधिका के पापा किसी भी बात को मानने या समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ये शादी अब सिर्फ 1 साल बाद ही होगी। तो फिर विजय भी मान जाता है, कहता है कि ठीक है,
मैं 1 और साल का इंतज़ार कर लूँगा, आप एक बार साल ही शादी करा देना। लेकिन राधिका के पापा कहते हैं कि देखो, हम पक्की ज़ुबान तुम्हें नहीं दे रहे हैं, तुम तब तक चाहो तो अपनी दूसरी शादी कर सकते हो, कहीं और शादी कर सकते हो। 1 साल का लंबा समय होता है, कल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए बस ये जान लीजिए कि हम ये शादी नहीं कर पाएंगे और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है। अब इतना कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। विजय के सामने कोई विकल्प नहीं था, वो बस अपनी बात को उनके सामने रख सकता था। फिर वो सारी बातें अपने घर वालों से बताता है, तो घर वाले भी इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यही बात अगर तुमने उनसे कही होती तो यही लोग हमारे ऊपर कब का केस दर्ज करा दिए होते, हमसे जुर्माना मांगते, तरह तरह की बातें बनाते। तो तुम भी बेटा ऐसा करो, चलो उनके खिलाफ केस करते हैं। लेकिन विजय मना करते हुए बोलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता। अगर उन लोगों का अब मन नहीं है शादी करने का तो नहीं करेंगे। हम ज़बरदस्ती उनसे शादी करके यहाँ अपने घर लाकर ही क्या कर लेंगे, ज़िंदगी भर मनमुटाव पैदा हो जाएगा। और वैसे भी इन मामलों में लड़कों वालों की कोई नहीं सुनता, लड़की का पक्ष ज़्यादा लिया जाता है, तो इसलिए किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, वो बड़े ही दुखी मन के साथ खुद को दिलासा देता है और जो कुछ भी हुआ था उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर जाता है। उसके माँ बाप इस सदमे से बीमार पड़ जाते हैं। एक नई कार उसने ले रखी थी, बैंक से 8-10 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था। अब वो प्राइमरी स्कूल का टीचर था, 20-25 हज़ार रुपये बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर कमा लिया करता था। धीरे धीरे वो अपना कर्जा चुका देता है। 3 साल बीत जाते हैं, नई कार की पूरी ईएमआई भर देता है। लेकिन बैंक का लोन अभी भी रह गया था, कुछ पैसा जमा कराया था, लेकिन 8 लाख से बढ़कर वो लोन 10 लाख रुपए का हो चुका था। और इधर राधिका अपनी ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नौकरी ज्वाइन करती है और शादी भी कर लेती है। पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही थी और फिर कुछ समय के बाद राधिका का ट्रांसफ़र हो जाता है। इस बार उसकी पोस्टिंग उसी बैंक में होती है जिस बैंक में विजय का खाता होता है। अब सबसे पहले वो जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन होता है उनकी लिस्ट निकलवाती है। उस लिस्ट में विजय का नाम भी था, लेकिन उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये वही विजय है जिससे हमने शादी तोड़ दी थी, क्योंकि वो उसके पिताजी का नाम नहीं जानती थी। फिलहाल वो सभी के खिलाफ नोटिस जारी कर देती है। विजय के पास भी नोटिस पहुंचता है। विजय बैंक का नोटिस देखकर परेशान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आपका सभी कुछ नीलाम कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द अपना लोन जमा कराओ। अब वो जल्दबाजी में बैंक जाता है। वहाँ जो पियोन होता है वो विजय से कहता है कि आप मैनेजर से बात कर लो। दोस्तों, वो मैनेजर के ऑफिस में जाता है तो मैनेजर को देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ जो मैनेजर था वो कोई और नहीं बल्कि राधिका ही होती है। अब राधिका भी उसे देखकर दंग रह जाती है। वो भी उसे पहचान जाती है कि अरे, ये तो वही मास्टर जी है जिनको हमने शादी से इनकार कर दिया था। अब वो उन्हें बैठने के लिए बोलती है तो विजय उनके ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। कहती है कि हाँ तो विजय कुमार जी, आपका लोन अब 8 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुका है, आप इसको कब चुकाएंगे? तो विजय कहता है, मैडम धीरे धीरे जमा करा दूंगा। अब दोनों ही थोड़ी देर शांत रहते हैं। फिर वो पूछती है कि आपने ये लोन किस लिए लिया था, क्या ज़रूरत थी? तो विजय बताता है कि मैडम, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी किसी कारणवश नहीं हो पाई। मैंने शादी के लिए ही लोन कराया था। अब मैडम कहती है कि इस लोन को 3 साल हो चुके हैं, आपने कुछ भी जमा नहीं कराया है, कुछ पैसा तो आपको जमा कराना चाहिए था। तो बोलता है, मैंने 1-2 लाख रुपए जमा तो कराए थे, लेकिन गाड़ी की ईएमआई भी जमा हो गई थी और लोगों का भी कर्जा था। मेरा इस सब में बहुत नुकसान हुआ है, मेरी शादी भी टूट गई और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो गया। धीरे धीरे बाकी का पैसा भी जमा करा दूंगा। अब मैडम कहती है कि फिर भी आपने इतना ज़्यादा पैसा लोन क्यों लिया था? तो विजय कहता है कि मेरी शादी जिनसे होने वाली थी वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं पढ़े लिखे लोगों का बहुत कदर करता हूँ। अपनी होने वाली पत्नी की सुख सुविधा के लिए मैंने ये लोन कराया था और घर में सभी ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे भी गुजार लेता, लेकिन उनके लिए मैंने ये सब किया था। अब दोस्तों, राधिका ये बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वही सब इसका कारण थी। अब वो सीधे मुद्दे पर बात करती
करती है, बोलती है कि क्या आप मुझे पहचानते हो? तो विजय कहता है, हाँ, आपको क्यों नहीं पहचानूंगा, अच्छी तरह से पहचान लिया है। तो राधिका कहती है कि आप चाहते तो मेरे पापा से ये सब गाड़ी बंगला दहेज सब कुछ मांग सकते थे, आपने पापा से कुछ मांगा क्यों नहीं? जबकि वो तो दहेज देने के लिए भी राजी थे और आपने तो सब सुविधा ऐसे लोन करके कराई हुई है। तो विजय कहता है कि आप पढ़ी लिखी होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था? दहेज तो मैं वैसे भी किसी से ना लेता, इसलिए मैंने पहले ही लोन लेकर सब इंतजाम कर लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो फिर राधिका कहती है, खैर ये सब बातें छोड़िए और बताइए कैसी चल रही है आपकी लाइफ? तो विजय कहता है, जैसी कैसी भी चल रही है, आज आपके सामने खड़ा ही हूँ कर्जे में बंधा हुआ। फिर वो पूछती है कि क्या आपने शादी नहीं की? तो विजय कहता है, नहीं, मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि हमारी शादी टूटने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत उलझनें बढ़ गई थी। मम्मी पापा की तबीयत खराब होने लगी, 3 सालों से बस उन्हीं की सेवा पानी में लगा हुआ हूँ, और वो सब बातें, वो सब लम्हे जो मैंने आपसे बातचीत करके बिताए थे, उनको मैं आज तक भुला नहीं पाया, और बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन मैडम, अगर अपने दिल की बात कहूँ तो आप लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब राधिका एक लंबी सांस लेती है, फिर कहती है, देखिए विजय कुमार जी, मेरी इस सब में कोई गलती नहीं थी, मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप बाप को मेरे मामा मामी ने, मौसा मौसी ने बहुत दबाव डाला, उन पर बहुत प्रेशर दिया, जिस कारण मेरे पिताजी के दिमाग में भी ये बात बैठ गई और इन्हीं लोगों ने ये शादी तोड़वाई थी। मैंने तो आपसे फ़ोन पर मना नहीं किया था। तो विजय कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने इसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी, मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की इस बारे में। तो राधिका बोलती है कि अब आपको क्या ही बताऊं, कभी कभी इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना हो जाए, कितना ही पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन उसे दूसरों की बातें माननी ही पड़ती है। मैं अपने माँ बाप के सामने मजबूर थी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब आप भी अपनी शादी कर लीजिए, आपको इस लोन को जल्दी चुकाने का परेशान नहीं रहेगा। मैं अभी 4 साल इसी बैंक में मैनेजर हूँ, 4 सालों तक आपको कोई दबाव नहीं देगा, लेकिन आप प्लीज़ पहले अपनी शादी कर लीजिए। कहता है, किससे करूँ, कहाँ जाऊँ, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं दिन भर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ और उसके बाद थक कर रात में कंबल ओढ़कर सो जाता हूँ। फिर वो राधिका से पूछता है, अब आप बताइए मैडम, आप कैसी है? मैंने तो कई बार सोचा था कि आपको कॉल कर लूं, लेकिन मैंने आपका 2 सालों तक इंतज़ार भी किया, फिर मुझे खबर मिली कि आपकी शादी भी हो गई है, तो फिर मैं बस हिम्मत नहीं कर पाया कि ना जाने आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मुझसे बात करेंगी भी या नहीं। अब दोस्तों, राधिका की आंखें जो पहले ही भर चुकी थी, उनसे आंसू टपकने लगते हैं। कहती है कि आपको कॉल करना चाहिए थी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। मैं सच कहूँ तो मेरे रिश्तेदारों ने ही मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। तो विजय बड़े ही विनम्र शब्दों में पूछता है कि क्यों, क्या हुआ मैडम, आपको कोई परेशानी है क्या? मैंने तो सुना था कि आपकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई थी, बहुत ही बड़े लोग हैं शायद। तो राधिका कहती है, हाँ, एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हुई थी, और जैसे आपने शादी के लिए लोन निकाला था, ऐसे ही मेरे पिताजी ने भी 40-50 लाख रुपए का लोन मेरी शादी के लिए उन्हें दहेज देने के लिए निकाला था। मेरे मामा जी ने बताया था कि वो करोड़ों के मालिक है, लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मैं उनके घर गई तो हकीकत का पता चला कि वो कहीं करोड़ों के मालिक नहीं है, उल्टा बैंक से ही 2 करोड़ का लोन ले रखा है। इस तरह से बिल्कुल फ्रॉड टाइप के आदमी हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा और मैं सिर्फ 1-2 महीने में ही अपने घर लौट आई और मैंने तलाक के लिए पेपर तैयार कर दिए। अब मेरा तलाक भी हो चुका है। दोस्तों, विजय ये सब बातें सुनकर हैरान परेशान रह जाता है। कहता है कि क्या बात कर रही हैं आप, क्या यही सच्चाई है? तो राधिका कहती है, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे हम लोगों ने आपको परेशानी में डाल दिया था, वैसे ही हम भी एक बहुत बड़ी परेशानी में आ गए हैं। तो विजय कहता है
कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने नहीं फंसाया था, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था, मुझे पैसों का मलाल नहीं था, लेकिन आप जो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। अब इतने में ही पियोन ऑफिस के अंदर मैडम के लिए चाय लेकर आता है, तो राधिका कहती है कि एक चाय इनके लिए भी कर दीजिए। फिर विजय से कहती है, ये लीजिए मास्टर साहब चाय पीजिए। तो कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है, अरे मास्टर जी पी लीजिए, या अभी भी नाराज़ है? देखिए जहाँ पर आप हैं वहीं पर मैं भी हूँ, आप भी कर्जा उतार रहे हैं और मैं भी अपने पापा का कर्जा चुका रही हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं। चाय पीते हुए राधिका कहती है कि फिर भी आप तो ठीक हैं, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है, मैं तो कहीं की भी नहीं रही हूँ। वो कहती है कि काश मैंने किसी की बात ना सुनी होती और आपसे ही मेरी शादी हो गई होती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन अब देखो मैं किस मोड़ पर आ गई हूँ, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। अब दोस्तों बैंक में और भी लोग मैनेजर से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो मैडम कहती है कि विजय जी, क्या आप शनिवार को मुझसे फिर से मिलने के लिए आ सकते हो? शनिवार को बैंक बंद रहता है, सिर्फ ऑफिस का ही काम रहेगा, आप आ सकते हो? विजय कहता है, हाँ क्यों नहीं आऊँगा, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप जहाँ बुलाना चाहे मैं वहीं आ जाऊँगा। अभी भी राधिका की आंखें नम थी। वो कहती है, ठीक है, आप शनिवार को बस यहीं ऑफिस में आ जाना। तो विजय शनिवार को बैंक में पहुंचता है। अंदर आकर देखता है कि बैंक में तो कोई नहीं है। फिर ऑफिस में जाता है तो देखता है सिर्फ राधिका बैठे हुए अपना ऑफिस का काम कर रही है। विजय को देखते ही वो खड़ी हो जाती है। विजय कहता है कि यहाँ तो आज कोई भी नहीं है। तो राधिका कहती है, हाँ आज छुट्टी है, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए ही ऑफिस आई हूँ। बाहर भी मिल सकती थी, लेकिन घर वालों का नहीं पता था, पता नहीं तरह तरह की बातें लगाए, इसलिए आपको यहीं बुला लिया। तो विजय कहता है, थैंक यू मैडम, आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। अब राधिका कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मास्टर जी आप तो बहुत लायक हो, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से ही आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और वो विजय का हाथ पकड़ लेती है। तो विजय उन्हें सहारा देते हुए कहता है कि राधिका जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अभी भी आपकी ही राह देख रहा हूँ। अगर मैं वाकई में आपके लायक हूँ, आपके काबिल हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करोगी? अब दोस्तों ये अल्फाज सुनते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगती है, उसका दिल भर आता है। विजय को अपने गले से लगा लेती है, उसके सीने से लगकर खूब सिसक सिसक कर रोती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो विजय। दोस्तों विजय राधिका के आंसू पोंछता है और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, दोनों पति पति के रिश्ते में बन जाते हैं और आज दोनों ही अपने शादीशुदा जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।